वाले हैं क्लास 8 का रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसमें हम लोग यहाँ पर तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग का है रिवोल्ट इंट्रोडक्शन, मीन्स जो आपका वर्ष 1857 की क्रांति हुई उसके परिचय के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि क्या है ये। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कॉज, मीन्स कारण की, आखिर इसके कारण क्या थे। और थर्ड हमारा होगा बेटा रिजल्ट यानी परिणाम, यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के क्या परिणाम हुए, मीन्स क्या रिजल्ट आया है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, रिवॉल्ट ऑफ 57 का इंट्रोडक्शन। अब बेटा आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे है ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोल सकते हैं कि इंडिया में अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों द्वारा या सामान्य जनता और नागरिकों द्वारा की गई पहली क्रांति थी, जिसका उद्देश्य उनका था कि वो एक तरह से अपने समाज में जो अंग्रेजी प्रभाव है उसको खत्म करे है ना। तो इसको बोल सकते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है, हमारी पहली क्रांति है। हालांकि इसमें जो नेतृत्व करता थे क्षेत्रीय थे, किंतु इसके परिणाम जो हुए जिसने किया ये हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आखिर क्या क्या कारण थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। तो बेटा इधर देखिए जरा आप लोग, कॉज में आप लोग का कुछ जो कारण थे, आप लोग का पॉलिटिकल कॉज, उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉज, सोशल एंड रिलीजियस कॉज। उसके बाद होगा बेटा आप लोग का इकोनॉमिकल कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, उसके बाद फिर आप लोग का हो गया मिलिट्री कॉज, फिर आप लोग का हो गया बेटा इमीडिएट कॉज। इधर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक बार आप लोग इसका हिंदी समझ लीजिए। सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज यानी राजनीतिक कारण, यानी क्या कारण हुए राजनीतिक कारण जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी वर्ष 1857 की क्रांति शुरू हुई। दूसरा है सोशल एंड रिलीजियस कॉज, मीन्स सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे जिसके कारण ये क्रांति शुरू हुई। तीसरा आप लोग का इकोनॉमिकल कॉज, मीन्स आर्थिक कारण क्या हुए, ठीक है बेटा। अगला आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक कारण, कि प्रशासनिक कारण क्या हुए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। फिर है मिलिट्री कॉज, मीन्स सैनिक कारण। फिर लास्ट इमीडिएट कॉज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि कहा जाता है इसी कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे तात्कालिक कारण, ठीक है बेटा। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आप लोग का पॉलिटिकल कॉज, क्या है गोद निषेध प्रथा में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। यहाँ पर है ना आप लोग समझो कि जो एक फैमिली होती, ठीक है, और यहाँ पर फैमिली से मतलब है यहाँ पर राज परिवार, ठीक है, रॉयल फैमिली। कौन सी फैमिली? रॉयल फैमिली यानी राज परिवार है ना, जो राजघराने यानी राजा महाराजा होगा है ना। अगर रॉयल फैमिली में अगर कोई उनका अपना सन या फिर बोल सकते हैं अपना उत्तराधिकारी नहीं होता है, ठीक है, और मान लो उस परिवार ने अगर किसी बच्चे को एडॉप्ट किया है, क्या किया है? एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, जो उनका अपनी संतान नहीं है लेकिन उन्होंने उनको गोद लिया, मतलब पालने वाले है ना, और उसको ही फिर अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तो एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार क्या था कि जो भी राजघराना रहेगा है ना, अगर कोई बच्चे को एडॉप्ट करता है तो उस फैमिली का जो स्टेट है, ठीक है, यानी जो राज्य है जो इनके अंडर है वो क्या होगा, इनके पास से छीन जाएगा, क्या होगा, और चले जाएगा किनके पास? ब्रिटिश के पास। किसके पास? ब्रिटिश के पास, है ना। आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी है, क्या है? ब्रिटिश कंपनी, जिसका हम लोग ने नाम आप लोग जानते हैं ना, EIC, ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो लोग ने ये कानून बनाया भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार क्या था कि कोई भी राजघराने का परिवार जिसका अपना बच्चा नहीं है, अगर वो किसी दूसरे बच्चे को गोद लेता है ना पालने के लिए, ठीक है, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है तो ये नहीं माना जाएगा। और उसके अनुसार जो ब्रिटिश रहेगी है ना, इस कानून के अनुसार उसका जो राज्य रहेगा अपने अंडर ले लेगी, कहाँ ले लेगी? अपने। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप लोग का बेटा, वो है आप लोग का रानी लक्ष्मीबाई का। रानी किसका? रानी लक्ष्मीबाई। आप लोग ध्यान दोगे, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का डेथ हो चुका था है ना, उनकी अपनी संतान नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चा अडॉप्ट किया। क्या किया? बच्चा
अडॉप्ट किया ना, बच्चे अडॉप्ट किया और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। क्या बनाना चाहा? हाँ, लेकिन अंग्रेज का क्या कहना था? नो एडॉप्टेड सन। ओके, नो एडॉप्टेड सन, है ना, कि एडॉप्टेड सन को आप लोग गोद नहीं ले सकते हो। अब ये स्टेट है जो आपका है ना, ये स्टेट किसके पास चला जाएगा? स्टेट चला जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास, है ना, है ना। अभी आपका स्टेट नहीं रहा, अब ये अंग्रेज सरकार की संपत्ति हो चुकी है ना। अब रानी लक्ष्मीबाई इसका विरोध करती कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है ना, कि ये हमारी अपनी संतान नहीं है, लेकिन हमने इसको अडॉप्ट किया तो हमारा ही बच्चा हुआ और स्टेट हमारा ही रहेगा, हम अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने देंगे, है ना। इसी कारण से आप लोग ध्यान दोगे बेटा, रानी लक्ष्मीबाई के साथ, है ना, फिर लड़ाई होती है किसकी? अंग्रेजों की। और लास्ट में होता क्या है, मतलब बहुत दिनों तक रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ती है अंग्रेजों से, है ना, लेकिन लास्ट में उनका जो किला होता है ना, वो तोड़ दिया जाता है, तोप से उड़ा दिया जाता है। और साथ ही बाद में बोल सकते हैं ना कि विद्रोह करते करते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है ना। भले उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं ये सबसे पहली ऐसी महिला मान सकते हैं हम लोग, है ना, जो क्रांति और बोल सकते हैं वीर, एक वीर के रूप में, है ना, हमारे देश में, है ना, आधुनिक काल में सामने आई है हमारे। ठीक है बेटा। और बात रही इसके अलावा और कौन से स्टेट थी जो रानी लक्ष्मीबाई थी? कहाँ की थी? झांसी की थी। कहाँ की? हाँ, तो झांसी को अंडर लिया गया, अंग्रेज के अंडर कैसे गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ, इसके अलावा संबलपुर भी कुछ जगह था, है ना, संबलपुर, है ना, और भी बहुत सारा जगह था। ठीक है, कुछ स्थान था जहां पर क्या हुआ, इसी के अनुसार, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार अंग्रेजों ने क्या किया, उस स्टेट को अपने अंडर ले लिया, है ना। ठीक है, हो गया सभी का? आगे बढ़ो। अब पॉलिटिकल कॉज में आप लोग एक और क्या ले सकते हैं बेटा, है ना। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज में एक और कॉज है आप लोग का, जिसको आप लोग बोलोगे नो पेंशन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, मतलब अंग्रेजों ने एक चीज और क्या किया है ना, मैंने अब तक बताया था बेटा, आप लोग ने पहले भी पढ़ चुका होगा, है ना। 1757 में जो आप लोग की क्रांति होती है, प्लासी का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ प्लासी, एंड 1764 में जो आप लोग का बैटल ऑफ बक्सर हुआ। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि जो अंग्रेजी शासन है ना, उसके अंडर सभी राजा लोग आ गए, है ना। और अधिकतर राजा जो जी रहे थे, किसके अंडर जी रहे थे? जी रहे थे अंडर ब्रिटिशर्स के, है ना। मतलब उनको पेंशन मिल रहा था। क्या मिल रहा था? पेंशन। क्या होता है पेंशन? आप सभी लोग जानते हो, लेकिन अगर नहीं जानते तो समझो। हमारी सरकार क्या करती है, हम लोग वर्तमान से लेकर चलते, ठीक है। कोई भी कंट्री क्या होती है ना, उसमें जो उसके बोल सकते हैं सेवक, सेवक मतलब उनके जो नौकर बोल सकते हैं ना, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, वर्कर होते हैं, ठीक है। वर्कर का जब एज बढ़ जाता है, एज क्या हो जाता है, जब वो काम करने की क्षमता में नहीं रहते हैं, तो सरकार वहां पर देती है पेंशन। क्या देती है? और पेंशन इस आधार पर दिया जाता है बेटा कि तुमने बहुत समय तक सरकार की सेवा की है। क्या किया है? हाँ, इसलिए जो यहाँ पर कंट्री रहेगा आप लोग को देगा पेंशन। लेकिन उस समय अंग्रेजों ने क्या किया है ना, वो लोग ने जो आप लोग बोलोगे रॉयल एस्टेट था, क्या था? रॉयल, है ना, यानी जो राजघराना, जो राज्य था, ठीक है, जो किंगडम था राजा लोग का, है ना, अब उसको लोग ने क्या किया, अपने अंडर ले लिया। क्या कर लिया आपने? हाँ, कि ये जो आपका राज्य हमारे अंडर रहेगा, है ना, हम आपको देंगे, क्या देंगे, ब्रिटिश इनको क्या देंगे, पेंशन देंगे। क्या देंगे? हाँ, और जितना भी टैक्स आएगा वो सब हमारे पास आएगा, है ना, हम आपको पेंशन देंगे। क्या देंगे? है ना। अब इस बेस पर क्या हुआ, सरकार अब मान गए उस समय के राजा लोग कि हम लोग तो ताकतवर नहीं है अंग्रेजों से ज्यादा, है ना, तो मान लेते हैं पेंशन, पेंशन मिल तो रहा है ना, हमारा चल रहा, हम राजा भी है, हमको पैसा भी मिल रहा है, मेहनत भी करना नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्या है बाद में, है ना, ये लोग का एक नियम ये लोग ने क्या बनाया कि भाई हम पैसा सिर्फ उसी को देंगे, पेंशन बस उसी व्यक्ति को देंगे जो राज परिवार का उत्तराधिकारी होगा और अपना उनका अपना बेटा होगा। क्या होगा? उनका। अब ऐसे ही आप लोग ध्यान दोगे, जो आप लोग देखोगे मराठा, है ना, मराठा मैंने आप लोग को बताया मराठों के बारे में, लेकिन अगर नहीं जानते तो समझ लो एक बार मराठों के बारे में, ठीक है बेटा। मराठा, ठीक है, मराठा एम्पायर, मराठा स्टेट की अगर हम लोग बात कर ले, है ना, तो इसकी स्थापना कौन किए थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है।
मैं अभी इनके बारे में विशेष रूप से नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, ये मराठा साम्राज्य के एक तरह से बोल सकते हैं फाउंडर थे ना। इन्होंने अपना एक राज्य को बहुत बड़ा बनाया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में और दक्कन साइड में इन्होंने अपना एक पावर स्थापित किया है ना। और वहीं पर आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि इनके जो उत्तराधिकारी है, इनके बेटे आए संभाजी महाराज, साहू महाराज है ना, उनके बाद फिर हुआ क्या कि जब मराठा लोग में ना, जब कोई राजा या राजकुमार नहीं बचे तो उस समय एक पद था। क्या था? एक पद। पद यानी एक स्थान था, है ना, एक आप लोग बोल सकते हो स्थान था, मीन्स पावर था, आप लोग समझ सकते हो एक पद, है ना। पद क्या था? मैं हिंदी में लिख रहा हूँ अभी, मतलब बुरा ना। पद क्या था? वो था पेशवा का। किसका था? पेशवा। पेशवा जो होते थे, है ना, इन सभी के जाने के पास, यानी राजा लोग के जाने के बाद ये जो पेशवा थे वो क्या करते थे, सभी मराठा साम्राज्य और मराठा राज्य जो होता था पेशवा के नीचे होता था। किसके नीचे होता था? मीन्स पेशवा हेड होता था। क्या होता था? हेड ऑफ मराठा स्टेट। हेड ऑफ मराठा स्टेट मतलब अगर अब कोई राजा उजा नहीं है ना, राजा अगर नहीं है इस स्टेट में, कोई राजा अगर नहीं है तो उसका हेड कौन होगा? पेशवा होगा। कौन होगा? पेशवा एक पद बना दिया गया है ना। और पेशवा हमेशा बदलते रहते, चार मतलब उम्र के अनुसार कि अगर ये पेशवा की मृत्यु हो गई या फिर ये पेशवा काबिल नहीं तो इसके जगह पर दूसरे पेशवा आते थे। कौन आते थे? तो पेशवा में भी बहुत सारे पेशवा है, कुछ पेशवा है ना, लेकिन लास्ट पेशवा जो थे कौन थे? लास्ट पेशवा जिनका नाम था बेटा बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था? बाजीराव सेकेंड, ठीक है, बाजीराव द्वितीय, है ना। कौन? बाजीराव। हाँ, और हम लोग बात करेंगे बाजीराव द्वितीय। ये एक पेशवा थे, इनका अपना बेटा नहीं था, इनकी अपनी संतान नहीं थी, तो इन्होंने एक बच्चे को एडॉप्ट किया। क्या किया? एक बच्चे को एडॉप्ट किया। जिसको एडॉप्ट किया वो थे नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब। मैं इसको इरेज कर देता हूँ इधर वाले को बेटा, है ना, ठीक है। इधर देखो आप लोग, तो एक बात समझ लो, है ना, कि जो मराठा स्टेट था उसके हेड छत्रपति शिवाजी यो फाउंडर थे ना। फिर इनके बेटे आए, ठीक है, और जब राजकुमार नहीं आने लगे ना तो उस समय एक नया पद बना दिया गया पेशवा का। पेशवा जो होते थे हेड ऑफ मराठा स्टेट, यानी मराठा राज्य के हेड होते थे ना। इसमें भी कुछ पेशवा है, उसमें अंतिम पेशवा की हम लोग बात करें बाजीराव सेकेंड, है ना, इनका अपना बेटा नहीं था, इनकी अपनी संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, एडॉप्ट किया, जिनका नाम था नाना साहेब। क्या नाम था? नाना साहेब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, नाना साहेब क्या हो गए? उत्तराधिकारी है कि नहीं है बाजीराव द्वितीय के, है ना। बाजीराव सेकंड ये क्या है? उत्तराधिकारी है। क्या है? अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये जो नाना साहेब है ना, नाना साहेब क्या है? अब उत्तराधिकारी हैं, लेकिन इनके अपने बेटे नहीं है बाजीराव द्वितीय के। अब अंग्रेजों ने बोला क्या था? भाई हम पेंशन देंगे, ठीक है, हम राजा लोग को क्या देंगे? पेंशन देंगे। अब यहाँ पर नाना साहेब इनके अपने बेटे नहीं हुए, तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि भाई ये इनका अपना बेटा नहीं है ना, नाना साहेब अपना बेटा नहीं है, तो नो बेटा मीन्स नो सन, यानी अपनी संतान नहीं है तो नो पेंशन। अब यहाँ पर बाजीराव द्वितीय का जो बेटा था, यानी बोल सकते उत्तराधिकारी था नाना साहेब, उसको लगा खराब कि अब तक पेंशन मिलते आ रहा था, अब अंग्रेज ने फिर से एक नया कानून ले आया भाई कि पेंशन अब नहीं देंगे, है ना। तो नाना साहेब ने भी यहाँ पर क्या कर दिया? विरोध कर दिया। क्या कर दिया? तो इनका भी एक तरह से बोल सकते हैं ना। तो नाना साहेब का विरोध करने का कारण क्या था? कि उनको पेंशन मिलना बंद हो गया। क्या मिलना बंद हो गया? हाँ। इसके अलावा बेटा आप लोग और ध्यान दोगे, सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने पॉलिटिकल कॉज में एक और काम क्या है ना, विलय की नीति। विलय की नीति मतलब क्या थी? वो लोग है ना, जो स्टेट होता है, ठीक है, इनके अलावा कुछ स्टेट को उन्होंने क्या करके राज किया, मतलब कुछ स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार है ना अपने अंडर किया, कुछ को ये लोग का पेंशन बंद करवा दिया, और कुछ स्टेट को क्या बोलते हैं? ये स्टेट है जो करप्ट है। क्या है? करप्ट मतलब यहाँ पर करप्शन है। यहाँ के जो राजा है ना, कौन? स्टेट के जो राजा है कौन है? जो किंग है, वो करप्शन के आधार पर क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी रूल कर रहे हैं किसके आधार पर? करप्शन के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर अंग्रेज लोग ने क्या किया? बोला कि भाई अब इस आधार पर आपको शासन नहीं करना है। अब ये स्टेट किसके अंडर आ गया? ये जो आ गए करप्टेड स्टेट आ गए ब्रिटिश के अंडर। किसके अंडर? ब्रिटिश के अंडर, है ना। अब ब्रिटिश के, अब ये स्टेट कौन सा? आप लोग ध्यान दोगे, अवध। क्या? अवध। अवध एक स्टेट का अगर मैं बनाऊं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक यूपी है, यूपी में है ना
पड़ता है अवध। क्या पड़ता है? अवध, है ना। यही अवध में आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो अवध के राजा थे ना, उनको क्या कहा गया कि आप लोग जो राज कर रहे हो, राजा है ना जो राज कर रहे हैं, वो करप्शन के बेस पर कर रहे हैं, आप सही से शासन नहीं कर रहे, तो अभी आपका स्टेट नहीं रहा, अब हम इसको संभालेंगे। कौन संभालेंगे? हम, यानी अंग्रेज। और इस आधार पर उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेट को यानी करप्शन के आधार पर अपने अंडर ले लिया, है ना। तो ये था वो लोग का पॉलिटिकल कॉज। ये लोग गुस्सा हो गए भाई, यहाँ पर पेंशन के नाम पर, फिर यहाँ के जो मतलब झांसी और अलग अलग राज्य के जो थे, है ना, जनता, वो गुस्सा हो गए कि हमारे राजा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है ना। अगला है आप लोग का इकोनॉमिकल कॉज मीन्स आर्थिक कारण। मतलब आर्थिक कारण क्या था, समझो यहाँ पर आप लोग। जो ब्रिटिश थे, ठीक है, अब वो लोग किस आधार पर, है ना, शासन कर रहे थे, है ना। वो लोग यहाँ पर आए थे भाई व्यापार करने, ट्रेड करने आए थे, सभी को पता है ना। लेकिन अब यहाँ पर जमकर बस गए, उसके बाद फिर वो लोग लेने लगे टैक्स। क्या लेने लगे? टैक्स। क्या लेने लगे? हाँ, आप बताओ बेटा, यहाँ पर ध्यान दो। अब ये टैक्स कौन दे रही है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया, है ना। अब ये सिटीजन में यहाँ पर अधिकतम कौन है? उस समय अधिकतम थे फार्मर्स। कौन थे? है ना। और जो टैक्स दे रहे थे कौन दे रहे थे? फार्मर्स दे रहे थे। कौन दे रहे थे? अब बेटा आप लोग एक बात बताओ, फार्मर्स, है ना, फार्मर्स जो टैक्स देंगे, है ना, जो अपना कर देंगे, वो कहाँ से देंगे टैक्स? वो टैक्स देंगे बेटा अपने जो उन्होंने अनाज की खेती की उससे देंगे, है ना। अब मान लो कि फार्मर्स ने दिया टैक्स, ठीक है, टैक्स के रूप में वो लोग ने, है ना, अपने क्रॉप्स से दिया। किससे दिया? यानी फसल से। अब मान लो ये फसल खराब हो रहा है, फसल क्या हो रहा है? अब खराब कैसे होगी भाई? तो भाई नेचर है, यहाँ पर फ्लड यानी बाढ़ आ सकती है ना, नेचर है, तो यहाँ पर सूखा भी पड़ सकता है ना, ड्रॉट। अब एक बात बताओ बेटा, समझो जरा आप लोग, है ना, अगर सूखा हो गया या बाढ़ आ गई, है ना, तो अब इनके पास जो किसान है उनके पास तो कुछ बचेगा नहीं, है ना। जो फसल थी या तो डूब गई या तो सूख गई, है ना। अब यहाँ पर तो कहाँ से दिया जाएगा भाई टैक्स? तो टैक्स दिया जाएगा कहीं से नहीं। अब इस स्थिति में भी जो ब्रिटिश थे ना, उनका क्या मानना था भाई कि हमको अभी भी क्या चाहिए? हमको अभी भी चाहिए टैक्स। क्या चाहिए? है ना, कैसे भी हमको ला कर दो टैक्स। हमको नहीं फर्क पड़ता कि बाढ़ आया कि सुनामी आया ना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हमको टैक्स दो, है ना। अब यहाँ पर भाई किसान दे तो दे कहाँ से? अब जानोगे बेटा, इसी चक्कर में बहुत सारे जो किसान होते थे ना अंग्रेजों के समय में, वो करते क्या थे कि किसानी मतलब किसानी लोग छोड़कर, है ना, खेती छोड़कर लोग चल जाते थे शहर में। कहाँ चल जाते थे? हाँ, कि भाई वहां पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग वहां पर रोजगार पाले, वहीं पर हम लोग क्या करें? काम करें। क्या करें? अब ये व्यवस्था उस समय से शुरू हुई, मजदूरी वाली व्यवस्था, है ना। और बिहार और यूपी से मजदूर जब जाना शुरू हुए तो अभी भी बेचारे बाहर ही जाते हैं कमाने के लिए, है ना। मतलब उस समय के ब्रिटिश में और आज के भारत की सरकार में, भारत की सरकार में मुख्य रूप से राज्यों की सरकार में और बिहार में जो राज्य सरकार में उसकी बात कर रहा हूं, है ना। आज भी ऐसे करके रखिए कि बेचारे यहाँ के जो किसान है, कौन है किसान, अभी वो लोग कहाँ जाते हैं? माइग्रेट करते। क्या करते हैं? प्रवास करते हैं बेचारे, मजदूर के रूप में जाते हैं। कभी महाराष्ट्र में गाली खाते हैं, कभी तमिलनाडु में मार खाते हैं, तो कभी बंगाल में सुनते हैं गाली, है ना। तो इसमें गलती किसकी है? सरकार की। उस समय अंग्रेज सरकार की थी, वो भी यही काम कर रही थी, वो टैक्स ज्यादा ले रही थी। अब यहाँ पर क्या रोजगार नहीं है, तो बेचारे लोग पैसा कमाने के लिए कहीं तो जाएगा ना, बिहार का किसान, तो लोग बेचारे लोग बाहर जाते हैं ना। और उस समय यही चीज था कि ब्रिटिश मांग रहे थे टैक्स। अब टैक्स देंगे कहाँ से बेचारे लोग? पैसा है ही नहीं। उस समय पैसे फसल ही देते थे टैक्स के रूप में, है ना। अब वो भी नहीं है, सब डूब चुका है या बाढ़ आने पर, है ना, या फिर सूख चुका है सूखा पड़ने पर।
तो अब सर अब इकोनॉमिकल कारण ये था कि भाई ये लोग ने टैक्स तो लिया, टैक्स भी आम नहीं था, टैक्स भी एकदम ज्यादा था। ये जो आप लोग का सिंबल है बेटा समझ लो, है ना, मोर का सिंबल, यानी ज्यादा, है ना, टैक्स भी ज्यादा लेते थे और इस स्थिति में भी लेते थे। तो क्या ये इकोनॉमिकल कॉज होगा, यानी आर्थिक कारण, है ना। इस कारण क्या हुआ, अंग्रेज जो थे ना भारतीयों के नजर में बहुत बुरे हो गए, ठीक है। अगला बेटा आप लोग का सोशल एंड रिलीजियस कॉज, है ना, मतलब सामाजिक और धार्मिक कारण। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। अब देखो बेटा इसमें दिक्कत क्या है ना, सामाजिक और धार्मिक कारण, अब समझो यहाँ पर आप लोग जानते हो बेटा हमारा जो समाज था उस समय ना 19th सेंचुरी में, हमारे समाज में बहुत सारी, है ना, कुप्रथा है, यानी ऐसी प्रथा थी जो कि हमारे समाज में एकदम गलत थी, है ना, जो मैं भी मानता हूँ और आज की जनता को यानी आज के लोगों को भी गलत मानना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है, तो सबसे पहले आप लोग समझो सोशल कॉज में क्या समझो आप लोग, सोशल कॉज में क्या था आप लोग ध्यान दोगे बेटा, उस समय है ना सती प्रथा समाज में लागू था, है ना, कुप्रथा है ना, यानी गलत चीज दिखा करते थे, तो लोगों को लगता था कि ये गलत है, तो इसके लिए वो लोग ने किया क्या, कुछ एक्ट यानी अधिनियम लाया जिससे क्या करे, सुधार करे, वो लोग क्या करे समाज में। इसी में एक पहला एक्ट आप लोग ध्यान दोगे 1829 में आया, है ना, सती प्रोहिबिशन एक्ट। क्या आया, सती प्रोहिबिशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सती प्रथा निषेध विधेयक, सती प्रथा निषेध अधिनियम, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें होता क्या है ना, ये 1829 में लाया गया। ये सरकार ने लाया क्यों था, सरकार ने ये इसीलिए लाया, ये सती, सती का मतलब क्या होता है आप लोग ध्यान दो। हमारा जो सनातन समाज है यानी हिंदू समाज जो, ठीक है, जो सनातन सोसाइटी है उसके अनुसार क्या है कि मान लो जो एक फैमिली होती है, ठीक है, फैमिली होती है, फैमिली में आप लोग समझ लो कपल की हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड, अब आप लोग ध्यान दोगे एक कपल फैमिली जो होती है उसमें हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उसमें से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए, क्या हो जाए, डेथ, इनकी मृत्यु हो जाए, तो जो वाइफ होती थी, है ना, जो पत्नी होती थी, इनको क्या कहा जाता था कि जो इनकी चिता है, चिता मीन्स क्या, जो लाश को जब जलाया जाता है ना, उनकी जो चिता है, वाइफ को वहां पर जिंदा, है ना, यानी जिंदा रहते उनको उस चिता पर जलना होगा, क्या होगा, समझो आपका अगर एक उंगली जल जाए, एक, है ना, एक उंगली जल जाए, एक उंगली नहीं बस इतना सा उंगली का जगह जल जाए, आपको कितना लहरता है, कितना दर्द होता है ना। अब यहाँ पर महिला को जिंदा जला दिया जाता था, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने इसका विरोध करके ये एक्ट लाया, सती प्रोहिबिशन एक्ट, लेकिन भारतीय समाज क्या था, उनके अनुसार तो ये सही था, तो उन्होंने लाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझाया कि भाई ये जो मैंने लाया है उसका उद्देश्य क्या है, वो लोग ने सीधा ले आया। अब भारतीय लोग को लगा कि भाई ये हमारे समाज को बिगाड़ रहा है अंग्रेज लोग, है ना। उसके बाद आप लोग ध्यान दोगे 1829 में ना, अब 1850 में आप लोग का एक और एक्ट आएगा, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, है ना। अब बेटा देखो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट क्या था, इस अधिनियम के अनुसार क्या हुआ, अंग्रेज जो थे ना उन्होंने किया क्या है ना, समझो यहाँ पर जरा आप लोग, वो लोग ने किया पहले नियम क्या था कि मान लो जो भी धर्म चेंज करेगा, जैसे आप लोग समझो जो इंडिया है, क्या है इंडिया की, अगर हम लोग 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी की, है ना। अब उस समय में जो हमारा भारत था ना, उसमें मुख्य रूप से जो धर्म थे, मुख्य रूप से, है ना, मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ, मेन, है ना, मेनली, ठीक है, थे तो हिंदू एंड इस्लाम, मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ ना। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हो कि ईसाई भी थे, है ना, सिख भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू थे और इस्लामिक थे, है ना। अब उस समय समाज में ये दो धर्म, है ना। अब भाई जो अंग्रेज थे वो लोग थे क्रिश्चियन, वो लोग क्या थे, हाँ, जो ब्रिटिश थे वो थे क्रिश्चियन।
अब वो लोग चाहते थे कि हमारा जो धर्म है ना वो पूरे दुनिया में फैला। वो इसके लिए वो लोग ने क्या किया, भारत में है ना धर्म चेंज यानी धर्म परिवर्तन पर जोर दिया है ना। अब इसके लिए था क्या, अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है ना, यह है हिंदू, ये क्या है ना, ठीक है, इनके मान लो 4 बेटे, कितने बेटे हैं, 3 ही बेटे मान लो, ठीक है, 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, क्या है ना, ये हिंदू। अब मान लो इन 3 बेटों में ये एक बेटा जो है ना ये बनना चाहता है क्रिश्चियन, क्या बनना चाहता है, तो होता क्या था, अगर एक क्रिश्चियन बन गया ना तो जो इसकी संपत्ति, इनके पिताजी की जो संपत्ति है ना, मान लो ये तीनों में बढ़ती कि नहीं बढ़ती पहले, लेकिन जब एक क्रिश्चियन बन जाएगा तो इनकी संपत्ति इसको नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो बाद में अंग्रेजों ने एक कानून लाया, कौन सा, 1850 का रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इसके अनुसार क्या था कि आप धर्म चेंज कर लो तभी भी आपको संपत्ति मिलने वाली है, आपको क्या मिलने वाला है, प्रॉपर्टी मिलने वाली है ना। अब इससे हुआ क्या, अब इससे तो भाई इसके लिए तो ठीक हो गया कि हाँ संपत्ति भी मिल गई, धर्म भी चेंज कर लिया। लेकिन जो भारतीय समाज में जो लोग थे ना, जो अपने धर्म को बहुत प्यार करते थे, अपने धर्म को मानते, तो उनको क्या लगा कि ये ऐसा करने पर तो भाई क्या था कि अगर पहले संपत्ति नहीं मिलता तो बहुत लोग चेंज नहीं करता, अब संपत्ति भी मिल रहा है, जो बहुत लोग थे अब क्या करते, हिंदू से या इस्लाम से किस में आ जाते, क्रिश्चियन बन जाता है। इससे भी भारतीय समाज को दुख हुआ है ना। उसने समझा कि जो अंग्रेज है क्या कर रहे हैं, हमारे समाज का, हमारे धर्म का विरोध कर रहे हैं। तब इसलिए इनके दिमाग में आया कि भाई अंग्रेज तो गड़बड़ है, था तो है ना, अंग्रेज थे गड़बड़, लेकिन यहाँ पर उनके दिमाग में अब एकदम गुस्सा भरने लगा है ना। पहले बस वो लोग मानते थे कि ये लोग गलत है, अब इनके अंदर गुस्सा आ रहा है ना। इसके अलावा और क्या था, एक और एक्ट है 1856 में जो आया था है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं विडो रीमैरिज एक्ट। क्या बोलते हैं, विडो रीमैरिज एक्ट। अब इसके अनुसार क्या था, विडो मीन्स होता है विधवा, विडो मीन्स क्या होता है, अब जो विधवा होती है, मैंने बताया है ना कि अगर जो हस्बैंड वाइफ दो का जुड़ा, अगर इसमें पति की मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, हाँ, तो वाइफ होती है वो विधवा कहलाती है, क्या कहलाती है, मीन्स विडो कहलाती है। अब उन्होंने, अब इसके अनुसार था क्या, मैंने बताया कि सती सिस्टम आया ना, सती सिस्टम का विरोध किया गया कि भाई जो महिला और नहीं जलेगी है ना। अब पति मर गया, पत्नी अकेले, अब उसको आगे जीवन जीने के लिए भाई कोई तो साथी चाहिए। उस समय महिला इतनी योग्य नहीं थी कि वो बाहर जाकर काम कर सके ना, पैसा कमा सके, तब वो जिएगी कैसे, ससुराल वाले उसको रखेंगे नहीं है ना, क्योंकि उनकी जो बहू थी वो सती नहीं हुई। उन लोग ने माना क्या कि ये गलत है कि सती नहीं मतलब है खराब औरत है ना, उनका ससुराल उनको रखेगा नहीं, उनका जो अपना नहर, अपनी माता पिता का घर वो भी नहीं रखेगा, तो भाई औरत जाएगी तो जाएगी कहाँ, है ना। तो उन्होंने बनाया विडो रीमैरिज एक्ट, मतलब अब जो विधवा है वो पुनर्विवाह कर सकते हैं ना, जो विधवा औरत है वो फिर से शादी कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या हो गया, जो विधवा थी उनको एक जीवन साथी मिल गया, गया ना। अब जो दुख इनके पति के मरने पर हुआ था, परिवार से अलग होने पर, वो दुख कम होगा कि नहीं होगा, ये सही है ना। लेकिन भारतीयों को क्या लगा कि ये रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग है ना। ये रॉन्ग किस लिए भाई, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे समाज के लिए गलत है। अब ऐसा ही एक बार आप लोग ध्यान दोगे, मीराबाई का आप लोगों ने नाम सुना होगा है ना। मीराबाई के साथ भी ऐसा था, उनके पति की भी मृत्यु हो गई। अब उनके जो परिवार वाले थे चाहते थे कि भाई ये सती हो जाए, लेकिन जो मीराबाई थी सती नहीं हुई है ना। अब उनके परिवार वाले क्या करते थे कि उसको जहर दे दिए, जहर खाने से भी बेचारी नहीं मरी, बच गई। अब उसको समझ में आया कि अब ससुराल में चलने वाला नहीं अपना, वो घर द्वार छोड़कर निकल गई है ना। उसके बाद तो आप लोग जानते हो भाई वो कवि बन गई और कृष्णा जी की प्रेमी बन गई, ठीक है, प्रेमिका बन गई है ना। समझ गया बेटा। तो विडो रीमैरिज सही था, लेकिन बिना अवेयरनेस, जागरूकता लाए समाज में कुछ भी लाना गलत है ना। जैसे आप लोग ध्यान दोगे, अभी एग्जाम्पल में देता हूँ, प्रेजेंट का एग्जाम्पल बेटा। आप लोग का कंट्री नेपाल जो है ना, नेपाल में क्या है, पहले से बहुत सारा गुस्सा था है ना। सब लोग बोलते हैं कि भाई जो सोशल मीडिया था उसको बंद किया इसलिए नेपाल में क्रांति हो गया, वहां की सरकार, ये गलत बकवास है ना। सोशल मीडिया मैं जानता हूँ बैन हुआ है ना, मैं भी समझता हूँ, लेकिन इसके पीछे कारण था पहले से सरकार के ऊपर गुस्सा है ना। जो नेपाल की सरकार थी, वहां के जो बच्चे थे, सरकारी जो अधिकारी होते थे, जो प्रधानमंत्री और जो भी मंत्री होते थे, उनके जो बच्चे होते थे एकदम अच्छा जीवन जीते थे ना, एकदम लग्जरी लाइफ। लेकिन वहां के जो सामान्य जनता थी, उन जो युवाओं का लग्जरी लाइफ नहीं था, तो इसलिए वो लोग ने क्या किया है ना, वो लोग बहुत गुस्सा आते हैं ना, जिसको आप लोग बोलते हैं नेपो बेबीज बोलते, क्या बोलते हैं। और इस कारण से क्या हुआ कि वहां पर वो लोग ने विरोध भी स्टार्ट किया, किसके नाम से, सोशल मीडिया बैन के नाम से है ना। और
आजकल अभी न्यूज में आ भी रहा है कि जब उनसे पूछा गया भाई कि आप लोग ने तोड़ा फोड़ा क्यों, है ना, कंट्री आपका नेपाल, आपका सरकार से आप नफरत करते, कोई बात नहीं, आपने सरकार को भगा दिया है ना, सरकार ने, तो आपने तोड़ फोड़ क्यों किया? तो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ने आंदोलन बस एक दिन के लिए रखा था, बाकी दूसरे दिन कैसे चला हमको नहीं पता, है ना। मतलब यहाँ पर जो नेपाल है ना, नेपाल, वहां पर कोई बाहरी लोग मतलब हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी वाले, कोई दूसरा देश चाहे तो, या फिर कोई भी है ना जो चाहता है कि नेपाल की सरकार गिरे और वहां पर क्या तोड़ फोड़ो हंगामा हो, है ना। तो यहाँ पर भाई जो नेपाल है ना, सोशल मीडिया के नाम से वहां पर आंदोलन शुरू हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, है ना। लेकिन क्या हुआ, अब सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया आपके लिए क्या है, सही है, लेकिन जब आप उसका सही प्रयोग करो तब, है ना। अब सोशल मीडिया बैन करना गलत नहीं, वो भी सही है भाई। अगर किसी देश की जनता सोशल मीडिया पर अपना अधिकतम समय बिता रही है ना, उसके पास कोई स्किल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो कोई भी सरकार क्या चाहेगी, सोशल मीडिया बैन हो। अब सरकार उसको समझाती, जनता को समझाती कि भाई जो सोशल मीडिया हम लोग, अब सरकार ने भी गलती किया कि नहीं एक बार में लाया और बैन कर दिया, नहीं, पर सबको जागरूक करना चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग कम करे, खुद पर ज्यादा ध्यान दे, स्किल को बढ़ाए, एजुकेटेड हो, है ना। और धीरे धीरे करके एक एक सोशल मीडिया बंद करते, एक बार में सब बंद करोगे तो भाई जान लो फिर क्या होगा, है ना। तो इसमें सरकार की गलती थी कि उसने समझदारी से काम नहीं लिया नेपाल में, है ना। बाकी तो और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, समझ गया बेटा। तो ये आप लोग का हो गया सोशल वाला, है ना, सोशल कॉज। अब रिलीजियस कॉज की हम लोग बात कर ले, धार्मिक कारण क्या था, बिना लिखे में इसको समझाता हूँ धार्मिक कारण क्या था। अब जो अंग्रेज थे, है ना, समझो आप लोग, अंग्रेज लोग थे क्रिश्चियन, लोग चाहते थे अपना धर्म क्या करे, बढ़ाए, तो ये लोग ने अपने धर्म का प्रचार भी किया, क्या किया, अब ये सब भी लाया। अब इससे होगा क्या कि अधिकतर लोग जो जाएंगे वो जाएंगे क्रिश्चियनिटी की तरफ। अब इसके लिए लोगों में आया गुस्सा, और जब आया गुस्सा तो हो गया क्रांति, है ना। तो ये है बेटा आप लोग का सोशल एंड रिलीजियस कॉज। क्या यहाँ पर आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, मतलब होता है इसका प्रशासनिक कारण, क्या होता है, प्रशासनिक कारण। तो आखिर प्रशासनिक कारण क्या थे जिसके कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, है ना। तो इसमें आप लोग ध्यान दोगे कि जो हमारी सामान्य जनता थी ना इंडिया की, अगर हम लोग बात कर ले भारत के जो सिटीजन्स थे, है ना, उनके साथ देखो भेदभाव क्या हो रहा था, है ना। हम भारतीय लोग थे, है ना, अब ये लोग कर क्या रहे थे, जो नौकरी होता था, क्या होता था, नौकरी मीन्स क्या होगा, जॉब हो गया, क्या हो गया, जो जॉब्स होते थे वो भी कौन थे जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, कौन थे जॉब्स, तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होते थे, है ना, ये अधिकतर बड़े बड़े जॉब किनके पास जाते थे, ब्रिटिशर्स के पास, किनके पास, ब्रिटिश सिटीजन्स के पास, है ना। बड़ा बड़ा जॉब सब किसके पास जाता है, ब्रिटिश सिटीजन्स के पास, है ना। और मान लो अगर हम लोग बात कर ले कि कुछ एग्जाम्स की, है ना, जैसे उस समय होता था यूपीएससी का एग्जाम, तो उस समय नहीं था, है ना, लेकिन उसको हम लोग बोलते थे आईसीएस का एग्जाम, किसका, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, क्या, इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना, मतलब भारतीय नागरिक सेवा, ठीक है। हम लोग ध्यान दोगे, इसमें होता है कि आप लोग देखोगे इससे आईएएस और आईपीएस बनते थे, है ना। तो एग्जाम जानते हो कहाँ होता था, ये एग्जाम होता था ब्रिटेन में, कहाँ होता था, ब्रिटेन में, है ना। अब आप लोग एक बात बताओ, ये बेटा एग्जाम जो होता था ये होता था इंग्लिश में, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब समझो आप लोग, उस समय जो उतने भारतीय थे ना वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। और अगर मान लो पढ़ लिख भी लिए, इंग्लिश उनका इतना अच्छा भी हो गया, ब्रिटेन के जो भाई सामान्य नागरिक है जो हमेशा इंग्लिश बोलते हैं ना, और जो भारतीय लोग हैं वो इंग्लिश कम बोलते हैं ना, तो उनका हिंदी अच्छा है। अब बताओ आप लोग, ब्रिटेन की तुलना में भारतीयों का इंग्लिश अच्छा होगा, नहीं होगा। और मान लो अगर अच्छा कर भी लिया तो एग्जाम देने जाना कहाँ है, ब्रिटेन देने जाना एग्जाम, है ना। अब भाई तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी ऐसी हो कि आप ब्रिटेन जा सके, वहां पर एग्जाम जाकर दे सकते हैं ना। तो इतना टफ था कि भाई उस समय आईसीएस का एग्जाम कैसे कोई देता है ना। और उसके अलावा बहुत सारे जो सरकारी पद हुआ करते थे वो अंग्रेजी जो होते थे ना, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज के जो नागरिक होते थे उनके पास हुआ करते थे, है ना। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, भारतीय लोग बहुत गुस्सा होते थे भाई कि प्रशासन में क्या है, आप लोग बोलोगे ये सब जो जॉब है ये सब किसके पास जा रहा है, प्रशासनिक जॉब सब जा रहा है नागरिकों के पास, वो भी ब्रिटेन के नागरिकों के पास, भारतीय नागरिकों के पास नहीं, है ना। उसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे बेटा, अगर आप लोग कोर्ट्स की बात कर लो, है ना, तो वहां पर भी जो जजेस होते थे, ठीक है, अगर वहां पर भी अगर इंडियन जज है, ठीक है ना, मतलब बाद में कानून में सुधार आया, फिर बाद में हम लोग को भी, है ना, बाद में बोला जाता है कि जो आईसीएस का एग्जाम है इंडिया में भी हेल्ड किया जाने लगा, मीन्स
इंडिया में भी होने लगा है ना, ठीक है। और जो इंडियन जज या फिर बहुत सारे ऐसे जज जो होते थे ना, जो भारत में रहते थे, उनके साथ क्या होता था भेदभाव या व्यवहार, कि मान लो अगर कोई भारतीय है ना, या कोई बोल सकते हैं हम लोग ब्रिटिश का अगर व्यक्ति है, ठीक है, दोनों में अगर किसी कारणवश भगदड़ के कारण केस हुई है ना, तो हमेशा जो निर्णय जाता था किसके पास जाता था, हमेशा ब्रिटिश जीतते थे। यहाँ पर कौन जीतते थे, मतलब मान लो एक ब्रिटिश है और एक इंडियन है, ठीक है, दोनों में किसी कारण विवाद हुआ है ना। अब दोनों के विवाद के कारण क्या हुआ है ना, दोनों के विवाद में अगर हम लोग को सुनवाई देनी है, अगर इंडियन सही है फिर भी इसको गलत माना जाएगा, उसको सही बना दिया जाएगा, है ना। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग बोल सकते हो जो था आप लोग का, आप लोग ध्यान दोगे, आपके जो क्रांतिकारी नेता थे ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, है ना। तो बोला जाता है कि जो भगत सिंह थे ना, उनको जब मतलब फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी, है ना, जब वो लोग कोर्ट में गए थे, तो हुआ वहां पर क्या कि जब निर्णय लेना था, तो वहां पर 3 कोर्ट मतलब जो जजेस होते हैं ना, एक यहाँ पर देख लो, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश है, कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल है ना, हालांकि ये बाद की घटना है, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ले सकते हो, है ना। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यहाँ पर है कौन, क्रांतिकारी, कौन है बेटा, हाँ, रिवोल्यूशनरीज, है ना। अब आप लोग देखो इसका एग्जाम्पल देखो, हालांकि ये बाद का एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी समझने के लिए अच्छा है ना। अब यहाँ पर 3 जजेस की, है ना, 3 जजेस बैठे थे ना, उसमें आप लोग ध्यान दोगे एक जो था इंडियन था, क्या था, हाँ इंडियन था, और ये 2 थे जो ब्रिटिश थे, कौन थे। अब बोला जाता है बेटा, है ना, कि कानूनन जब जो ये थे, क्या नाम है इनका, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, सॉरी मैं बोल रहा ना, जो हमारे भगत सिंह थे, उन्होंने कुछ किया था क्या क्रांति में, उन्होंने ये किया कि भाई उन्होंने संसद भवन में जाके बम फेंका, वो भी बम नकली धुएं वाला बम था, है ना, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, है ना। लेकिन बाद में इनके ऊपर अलग अलग केस करके वो करके, ये जो दोनों जजेस थे ना, इन्होंने बात भी रखी, जो इंडियन थे, उन्होंने बोला भाई कि जो कानून है उसके अनुसार जो भगत सिंह है ना, उसको क्या फांसी नहीं होगी, रिवोल्यूशनरी में जो भगत सिंह थे उनको फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। लेकिन ये दोनों जो जज थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने नहीं माना बात, और बाद में उनको फांसी की सजा भी सुना दिया, है ना, जो कि भाई आप लोगों को कहीं कहीं ये मिलेगा भी जानने के लिए, वीडियो में सुनने के लिए, है ना, ठीक है। एक वीडियो में आप लोग